हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी मंत्रा में। तो आज हम लोगों का टॉपिक है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था राज्य व्यवस्था के बारे में, और हम लोगों ने जाना था कि राज्य क्या होता है और व्यवस्था क्या होता है। उसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा था। और राज्य के बारे में पढ़ा था कि राज्य का जो परिभाषा है वो मोंटेवीडियो कन्वेंशन से दिया गया था। और मोंटेवीडियो कहाँ पड़ता है? तो उरुग्वे की एक राजधानी है जो साउथ अमेरिका की एक देश पड़ती है, उसी की राजधानी क्या थी? मोंटेवीडियो। उसी मोंटेवीडियो कन्वेंशन जो हुआ था 1933 में हुआ था, वहीं से राज्य का जो परिभाषा है वो 4 तत्वों के आधार पर दिया गया था। फिर हमने देखा था व्यवस्था क्या होता है। तो व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने देखा था, जब भी आप कोई व्यवस्था बनाते हैं तो उसको चलाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? तो आपको नियम बनाना पड़ता है। और जब उन्हीं नियमों को आप एक समूह में रख देते हैं तो उसी से मेरा क्या बना था? संविधान बना था। यही जो संविधान हमने लिखा है तो ये कहाँ से आया था? तो हमने पढ़ा था कि मौलिक नियमों को जब एक समूह में हम रखते हैं तो उसको हम संविधान कहते हैं। तो ये संविधान जो है आज हम लोगों का टॉपिक है भारतीय संविधान। तो ये संविधान होता क्या है और इस सब के बारे में, और ये संविधान भारत में जो है कैसे कैसे विकास किया, इस सब के बारे में हम लोगों को आज डिस्कस करना है। अगले वीडियो में जो हम कुछ फैक्ट था वो हम नहीं बता पाए थे आप लोगों को, तो फैक्ट पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और देखेंगे कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास जो है कैसे कैसे हुआ था। तो फैक्ट है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि वर्ल्ड का, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि पूरी दुनिया का सबसे पुराना संविधान किसका है, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिसको भी नहीं पता है तो आज आप लोग जान जाइएगा कि सबसे पुराना संविधान जो है किसका है। तो सबसे पुराना संविधान की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम लोग फैक्ट डिस्कस करते हैं, तो सबसे पुराना जो संविधान है वो किसका है? अमेरिका का है। अमेरिका का संविधान जो बना था वो सबसे पहले बना था और वो एक लिखित संविधान था। और ये बना कब था? तो ये 1789 में बन के तैयार हुआ था और अमेरिका में 1789 में लागू भी हुआ था ये। तो हमने जाना कि मतलब अमेरिका का जो संविधान है वो क्या है? सबसे पुराना है। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे, आप अगर संविधान को, हम लोगों ने कैसे पढ़ा था संविधान को, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि संविधान को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था। वो 4 भाग क्या था? एक देखे थे लिखित संविधान, दूसरा था अलिखित संविधान, तीसरा हम लोगों ने देखा था एकात्मक संविधान, और चौथा हम लोगों ने देखा था संघीय संविधान। तो इन चार प्रकार के हम लोगों ने संविधान देखा था। तो सबसे पुराना संविधान किसका था? तो अमेरिका का संविधान जो है सबसे पुराना संविधान है। ये लागू कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। अगर यहीं पे हम संविधान के बारे में बात करें, तो संविधान को हम अगर बड़ा छोटा की बात अगर कर दे, तो अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो सबसे बड़ा संविधान, तो सबसे बड़ा संविधान की अगर हम बात करते हैं तो संविधान की अगर हम बांटे तो 2 प्रकार से इसको देख सकते हैं। एक हम देखेंगे क्या? अनुच्छेद के आधार से एक बड़ा होगा, और एक क्या होगा? एक होगा शब्द के आधार पर। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि सबसे बड़ा जो संविधान है अनुच्छेद के माध्यम से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा संविधान किसका होगा? तो वो होगा किसका? भारत का। भारत का संविधान होगा। भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 395 है। 395 था जब संविधान बना था उस टाइम में, अभी कुछ बढ़ गया है तो उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि बढ़ा है वो कैसे बढ़ा है। अगर शब्द की बात करें तो शब्द के आधार पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो संविधान है तो इसमें भी किसका होगा? तो इसमें भी किसका होगा? भारत का ही संविधान है शब्द के आधार पे भी, क्योंकि भारत का जो संविधान बना है, आपको पता होगा कि वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट अगर किसी का संविधान है तो वो किसका है? तो भारत का है। क्योंकि भारत के संविधान में अगर शब्द के अनुसार अगर देखें तो लगभग जो भारत के संविधान में है 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख के करीब में, 1.5 लाख के करीब में मतलब उसमें शब्द है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर संविधान को अगर सबसे बड़ा संविधान देखें तो उसमें भारत है, अनुच्छेद के अनुसार भी और शब्द के अनुसार भी कौन है? भारत ही है। अगर हम एक और देखते हैं कि सबसे छोटा संविधान देखें, सबसे बड़ा के बारे में तो हमने जान लिया कि सबसे बड़ा किसका है। अगर सबसे छोटा संविधान के बारे में हम बात करें तो सबसे छोटा भी संविधान किसका होगा? सबसे छोटा संविधान होगा। अगर अनुच्छेद की
बात करें तो अनुच्छेद के आधार पे अगर हम देखें तो सबसे छोटा जो संविधान होगा वो किसका होगा? अमेरिका का। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका का जो संविधान है उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने अनुच्छेद है? तो उसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं। अगर फिर हम देखें शब्दों के आधार पे, अगर संविधान सबसे छोटा संविधान देखें शब्दों के आधार पे, तो शब्दों के आधार पे देखें तो एक राज्य, आप एक देश जानते होइएगा जिसका नाम मोनाको। मोनाको जो है दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है, जिसके संविधान में मात्र कितना अनुच्छेद है? उसके संविधान में शब्दों की संख्या कितनी है? तो शब्दों की जो संख्या है कितना है? 3814। मात्र 3814 वर्ड का जो मतलब उपयोग हुआ है मोनाको के संविधान में। मोनाको का जो दुनिया का दूसरा सबसे छोटा कंट्री है। तो हम लोगों ने देखा कि मतलब सबसे बड़ा संविधान, तो सबसे बड़ा संविधान में अगर अनुच्छेद के अनुसार देखें तो वो कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। भारत के संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 395 है। अगर शब्दों के अनुसार देखें तो शब्दों के अनुसार भी भारत का संविधान जो है दुनिया में सबसे बड़ा है। अगर उसमें शब्दों की बात करें तो शब्दों की संख्या कितनी है? 1.5 लाख के करीब में शब्द है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लगभग में इतना है। अगर सबसे छोटा संविधान की अगर हम बात करें, तो अनुच्छेद के आधार पे अगर हम देखें तो सबसे छोटा संविधान किसका हो जाएगा? अमेरिका का हो जाएगा। और फिर शब्दों के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे छोटा जो संविधान हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? मोनाको का हो जाएगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ शब्दों की संख्या कितनी है? 3814। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अमेरिका के अगर संविधान के बारे में, अगर शब्द के बारे में हम देख रहे हैं, तो अमेरिका के बारे में भी अगर आपको जानना है तो हम बताते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है उसमें वर्ड मतलब शब्दों की संख्या कितनी है? तो उसमें वर्डों की संख्या है 4543। अमेरिका के संविधान में मतलब शब्द कितने हैं? शब्द है 4543। अगर यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि सबसे नवीनतम, पूरे वर्ल्ड में सबसे नवीनतम जो संविधान है किस देश का है, तो आपको वो भी हम बताते हैं कि सबसे अगर नवीनतम की बात करें तो सबसे लेटेस्ट, आप इसको बोल सकते हैं, लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा नेपाल का जो संविधान है वो सबसे मतलब नवीनतम संविधान है। क्योंकि यहीं पे हम लोगों ने देखा था कि कुछ दिन पहले की बात है कि नेपाल का संविधान जो लागू हुआ था 2015 के 20 सितंबर 2015 में, कब लागू हुआ था? 20 सितंबर 2015 में नेपाल का संविधान लागू हुआ था। आप लोगों को क्वेश्चन यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आप लोगों से क्वेश्चन आ जाए कि मधेसी आंदोलन जो है, मधेसी आंदोलन का संबंध, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि मधेसी आंदोलन का जो संबंध है वो कहां से है, तो आपका आंसर क्या होगा? नेपाल से। क्योंकि जब नेपाल का संविधान बना था और वो जो लागू किया गया था तो मधेसी लोग जो थे, जो यूपी और बिहार के बॉर्डर एरिया में जो रहते हैं उसको हम लोग मधेसी कहते हैं, तो वही मधेसी लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सबसे लेटेस्ट जो संविधान है वो किसका है? तो नेपाल का है। सबसे छोटा संविधान किसका है? अगर अनुच्छेद के अनुसार देखें तो सबसे छोटा किसका है? अमेरिका का है। अगर शब्द के अनुसार देखें तो सबसे छोटा किसका है? मोनाको का है। अगर सबसे बड़ा संविधान की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा अगर अनुच्छेद के अनुसार भी देखें तो वो किसका है? भारत का है। अगर सबसे शब्दों के अनुसार देखें अगर सबसे बड़ा संविधान तो भी किसका होगा? भारत का होगा। क्योंकि भारत के संविधान में वर्डों की जो संख्या है वो कितनी है? 1.5 लाख है। फिर अब आगे हम लोग देखते हैं कि मतलब जो मेरा मेन टॉपिक था भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत का जो संविधान है वो कैसे बना था और भारत का संविधान का जो विकास है, ऐतिहासिक विकास की अगर बात करें तो भारत का संविधान का ऐतिहासिक विकास की अगर जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? तो भारत में होता है। भारतीय संविधान का कहें तो आगमन होता है यूरोपियों के आगमन से।
तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का इतिहास मतलब यूरोपियन से कैसे प्रभावित है। तो हम इस संविधान के बारे में जानने से पहले हम एक इतिहास, छोटा सा कहानी है, कहानी के माध्यम से उसको रटना नहीं, आप कहानी के माध्यम से सुनिएगा, आपको सारा चीज़ आपके दिमाग में खुद पे खुद चला जाएगा और याद हो जाएगा, आपको रटने की कुछ भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो एक कहानी हम सुनाते हैं, कहानी को गौर से थोड़ा सुनिएगा। हुआ ये था कि जो भारत था, भारत की अगर बात करें तो 14वीं शताब्दी में अगर देखें तो भारत का जो मसाला था पूरे यूरोप में बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात था। पूरे यूरोप क्या पूरे दुनिया जो था भारत के मसालों का दीवाने थे, क्योंकि भारत का मसाला जो था पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा ट्रेड करता था। और ये जो ट्रेड होता था वो पहले क्या था, समुद्री मार्ग से यूरोप का जो था, समुद्री मार्ग से यूरोप का ट्रेड भारत से नहीं होता था, क्योंकि यहीं से अब आप देखिएगा कि मतलब कैसे कैसे मतलब ये भारत का खोज जो हम लोग पढ़ते हैं, समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा कैसे किया था, सारी चीज़ जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग ये कहानी को जानते हैं कि आखिर ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और समुद्री मार्ग का जो खोज है ये कैसे हुआ था। तो पहले आइए थोड़ा सा हम कहानी है वो हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो क्या हुआ था कि 1400 के करीब में यहाँ पे एक देश पड़ता है ग्रीक। ग्रीक के बगल में अगर आप जाइएगा तो वहीं पे क्या पड़ता है, तुर्की। तुर्की पड़ता है, ये है भारत। और यहाँ से क्या होता था, अरब और इटली इस सब से क्या होता था, स्थलीय मार्ग से यूरोप का जो व्यापार था भारत के लिए होता था। तो वो कैसे होता था, तो स्थलीय मार्ग से होता था। लेकिन 1450 की बात है, लगभग डेट उतना मतलब जरूरी नहीं है, फिर भी हम बता रहे हैं कि 1450 की बात है। लगभग 1450 में क्या हुआ था कि आप लोग यहाँ एक तुर्की देश जानते हैं, तुर्की में क्या हुआ था, ऑटोमन साम्राज्य का उदय हुआ था। ऑटोमन ने क्या किया था, तुर्की पे हमला किया था। और वहाँ पे क्या था कि जो ये भारत और यूरोप का जो ट्रेड होता था, यहाँ पे क्या किया, ये ट्रेड को बंद नहीं किया, लेकिन यूरोप का जो व्यापार होता था यहाँ पे उस लोगों ने हमला किया और तुर्की पे क्या किया, मतलब अधिकार जमा लिया ऑटोमन्स ने। और तुर्की पे अधिकार करने के बाद उन लोगों ने क्या किया कि जो वहाँ से जो भी ट्रेड होती थी वहाँ पे टैक्स जो था वो बहुत ज़्यादा कर दिया। जो मसाला यहाँ से वो लेके जाता था उसको बहुत ज़्यादा महंगा बेचने लगा, जिससे क्या हुआ, यूरोपियन को बहुत ज़्यादा मतलब हानि होने लगा। और यूरोपियन ने सोचा कि ये जो ऑटोमन साम्राज्य है ये हमारे खिलाफ ऐसा साजिश किया कि मतलब तुर्की को पूरा हड़प के और यूरोप का जो जितना भी व्यापारिक चीज़ था उसको बाधित कर दिया स्थलीय मार्ग से। यहीं पे तुर्की के पास में क्या हुआ था कि तुर्की का एक जगह था, क्योंकि आप भी देखते हैं, एग्जाम्पल हम देते हैं, आप समझिए। जैसे कि आप देख लीजिए कि कहीं भी अगर यातायात मार्ग जहाँ भी होता है उसके आसपास के एरिया और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं, क्योंकि कारण है कि उसके पास सुविधा है, सब कुछ है, उसके पास सब कुछ, सारी जो व्यवस्था है उसको इस स्थलीय मार्ग पे मिलता था। तो ये तुर्की के पास क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग रहते थे। लेकिन जब ऑटोमन का हमला हुआ तुर्की पे, तो यहाँ से सब विद्वान लोग ने क्या किया, विद्वान लोगों ने यहाँ से सबको भागना पड़ा। और भागने के बाद ये सब कहाँ जाके रुके, इटली के पास, कुछ स्पेन गए, कुछ स्पेन चले गए और कुछ फ्रांस चले गए। और जब ये लोग मतलब आप भी सोचिए, अगर कहीं भी आप जाते हैं जहां अगर विद्वान लोग अगर जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ही करेंगे। और उस टाइम में क्या हुआ, तुर्की से जो भी मतलब विद्वान लोग इटली के पास गए, कुछ स्पेन के पास गए, कुछ फ्रांस के पास गए, तो इन लोगों ने, ये सारी विद्वानों ने एक जगह मिलना जुलना इस सबको हो गया। अब उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इटली के पास जो है इन लोगों ने आविष्कार करना शुरू कर दिया। आविष्कार और नवाचार करना शुरू कर दिया। क्योंकि आप भी जानते हैं, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप पक्का है कि कुछ ना कुछ आप बताइएगा लोगों को। अगर आपके पास कोई कुछ करने का, अगर आपको पता है कि कोई चीज़ हम बना सकते हैं तो उसके बारे में आप बनाइएगा। और यहाँ पे क्या थे, ये सब स्कॉलर लोग थे और वो बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। तो विद्वान है तो पक्का है कि कुछ ना कुछ मतलब आविष्कार करेगा ही करेगा। तो वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, आविष्कार करना शुरू कर दिया। जो जहाज़ें पहले यूरोप के पास जो होती थी, जो जहाज़ें थी बहुत छोटी थी और बहुत कमज़ोर थी। इन लोगों को पहुँचने के बाद क्या किया, इन लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा जहाज़ बनाने लगा। वहीं पे एक क्या किया, इन लोगों ने एक यंत्र बनाया जिसको आप लोग जानते होइएगा, उस कंपास के नाम से आप लोग जानते होइएगा कि एक
यहीं पे ये विद्वान लोगों ने एक कंपास बनाया। कंपास क्या होता है? तो ये दिशा सूचक यंत्र होता है। और इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े जहाज बनाए। और नवाचार का मतलब क्या होता है? ये आविष्कार और नवाचार जो हम लिखे हैं ये दोनों अलग अलग वर्ड है। आविष्कार का मतलब है जब आप कोई नया चीज खोज करते हैं तो वो आविष्कार होता है। और नवाचार का मतलब होता है कि जब जो आपके पास व्यवस्था है, जो आपके पास सामान है, उसी में आप उसको कुछ नया कर दे, नवीन कर दे, उसी में कुछ बदलाव करके उसको डेवलप कर दे, तो वो क्या होता है? नवाचार होता है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल से देखते होइएगा, सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते थे? बल्ब। उसके बाद हम लोगों ने क्या यूज किया? CFL। फिर उसके बाद अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? LED। तो ये क्या हो रहा है? ये आविष्कार नहीं हो रहा है, ये इनोवेशन हो रहा है, नवाचार हो रहा है, क्योंकि उसी में बदलाव करके उसको मॉडरेट किया जा रहा है। तो आप लोग समझ गए कि आविष्कार और नवाचार क्या होता है। तो कंपास की खोज कर लिया। फिर कंपास की खोज करने के बाद यूरोप के राजा महाराजाओं ने क्या कहा कि आप लोगों के पास अब जो भी है, मतलब बड़ा बड़ा जहाज हो गया, आप लोगों के पास यंत्र हो गया, अब आप लोग जो है पूरे दुनिया में जाइए और अलग अलग देश का जो है खोज कीजिए और बताइए कि किस देश के साथ मतलब ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। और तो वहीं पे क्या हुआ कि आप लोगों को पता होगा कि स्पेन का एक यात्री निकला था। वो किसका खोज किया था? अमेरिका का खोज किया था। इसका नाम अगर आप लोगों को पता होगा कि स्पेन का कौन सा यात्री था जो अमेरिका को खोज किया हुआ था, तो अगर आप लोगों को पता होगा तो सही है, नहीं है तो हम बताते हैं। अमेरिका का खोज करने वाला कौन व्यक्ति था? कोलंबस जो था क्या किया? अमेरिका का खोज किया। और यहीं पर एक देश था पुर्तगाल। और इसी पुर्तगाल का एक व्यक्ति हुआ वास्को डी गामा। स्पेन का एक यात्री था, उसका नाम था कोलंबस। इसने क्या किया था? अमेरिका जाने वाले समुद्री मार्ग का खोज किया था। कौन? कोलंबस। और पुर्तगाल से एक व्यक्ति चला था जिसका नाम था वास्को डी गामा। इसने अफ्रीका के रास्ते कहाँ पहुंचा था? कालीकट, केरल में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 17 मई 1498 में इसने कहाँ पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था वास्को डी गामा। तो आप लोग ने समझ गए होइएगा कि मतलब पुर्तगाल जो था और स्पेन जो था अमेरिका का खोज किया और पुर्तगाल ने भारत के समुद्री मार्गों का खोज किया। तो यहाँ से आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि मतलब भारत का खोज क्यों करना पड़ा और पुर्तगालियों ने मतलब यूरोप के जो वासी थे वो भारत क्यों आए थे। तो यहाँ पे जब क्या हुआ था कि जब वास्को डी गामा जब भारत आए और इसने यहाँ पे व्यापार करने के लिए आया था और वो व्यापार मसालों के लिए करने आया था, मसाला के लिए आया था। और मसाला जो इंडिया से वो मसाला लेके गया और यूरोप के क्षेत्र में जब उसका ट्रेड किया, मतलब उसको वहाँ बेचा, तो उसको कितना मुनाफा हुआ था? 60 गुना मुनाफा हुआ था। 60 गुना मुनाफा हुआ था। इस मुनाफे के बाद वहाँ की मतलब यूरोप में अगर कहे तो वहाँ की जितना भी मतलब क्षेत्र था, जितना भी देश था, जैसे कि फ्रांस, स्पेन, यूरोप के सारे देशों में एक होड़ मच गया भारत से व्यापार के लिए। और सबने सोचा कि भारत में ऐसा क्या है कि मतलब वहाँ जो कोई ट्रेड कर रहा है तो वो 60 गुना मतलब मुनाफा कमा रहा है। तो सब लोगों ने वहाँ की जितनी भी यूरोप की कंपनियां हैं और राजा महाराजाओं ने सबको अपने अपने मतलब प्रतिनिधि को बोला कि आप भारत से व्यापार कीजिए, क्योंकि भारत से व्यापार करने पे वहाँ का जो मसाला लाता है उसका मतलब मांग जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से मुनाफा बहुत ज़्यादा हो रहा था। अगर आप भी एक एग्जाम्पल, जो छोटा मोटा एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा विकास कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा दुख किसको होगा पता है? आपके पड़ोसी लोगों का होता है। और पड़ोसी जो होता है, तो यहीं पे क्या था? पुर्तगाल क्या हुआ? जब मुनाफा बहुत ज़्यादा कमाने लगा तो यहाँ का लोगों का जो है हर कुछ मतलब स्थिति बदलने लगा। तो क्या होगा? फ्रांस उसके बगल का था तो उसके पेट में दर्द तो होगा ही होगा। स्पेन था, डच था, उस सब के क्या था? पेट में दर्द तो होना ही था। तो सब लोगों ने क्या किया? सब भारत की ओर मतलब आना प्रारंभ कर दिया। और इसी में एक उस टाइम में भी जो था इंग्लैंड, जिसके बारे में हमको
बहुत ज़्यादा पढ़ना है और भारत का जो बारे में हमको डिस्कस करना है। लेकिन हम बताते हैं कि इंग्लैंड में क्या हुआ था। तो पुर्तगाल ने जब 60 गुना मुनाफा कमाया था, तो इंग्लैंड में दो व्यक्ति था, एक का नाम था जॉन वाट, एक का नाम था क्या, जॉन वाट, और दूसरा व्यक्ति का नाम था जॉर्ज वाट। जॉर्ज वाट था। ये सब कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के व्यक्ति थे। इन लोगों ने भी सोचा क्या कि जब सब इतना कमा रहा है, इतना मुनाफा कमा रहा है, तो हमको भी मतलब भारत में क्या करना चाहिए? ट्रेड करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। और इन लोगों ने भी एक कंपनी का स्थापना किया, जिस कंपनी को आप लोग नाम जानते होइएगा। जिस कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी जो है इंग्लैंड में कब बना था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में बना था। उस टाइम में जब ये कंपनी का मतलब इन लोगों ने स्थापना कर लिया और इन लोगों ने सोचा कि अब भारत में हमको भी ट्रेड करना है, व्यापार करना है। लेकिन इंग्लैंड में उस टाइम में क्या था? ब्रिटिश क्राउन का जो था मतलब शासन चल रहा था। तो कोई भी कंपनी आप बनाते हैं, इंग्लैंड का जो शासन व्यवस्था था उसमें सबसे पहले क्या लेना पड़ता था? ब्रिटिश क्राउन से आपको परमिशन लेना पड़ता था। और ब्रिटिश क्राउन उस टाइम में कौन थी वहां की? एलिजाबेथ प्रथम। उस टाइम की जो ब्रिटिश क्राउन थी वो कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। इन लोगों ने इसके पास क्या गया? इसके पास गया मतलब अधिकार मांगने के लिए कि हमको भी भारत में ट्रेड करना है। तो एलिजाबेथ ने क्या किया था उस टाइम में? ये इंग्लैंड की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 15 वर्षों के लिए एलिजाबेथ ने क्या था? इस सबको अधिकार पत्र दे दिया और बोला कि आप लोग जाइए और भारत में व्यापार कीजिए। ये चार्टर का मतलब था, इसको आप एकाधिकार बोल सकते हैं। एकाधिकार का मतलब है कि जब तक इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक वहाँ व्यापार कर रही है, जब तक वहाँ इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी नहीं जाएगी व्यापार करने के लिए, तो ये था एकाधिकार। अब यहीं से बात आता है, आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या देखना है। अच्छा, तो एलिजाबेथ ने क्या किया था? उसको 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दे दिया गया। 15 वर्ष के लिए, इसको आप शॉर्ट लिखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया? एकाधिकार दे दिया गया भारत में व्यापार के लिए। और इस लोगों ने क्या किया? इसके बाद इसको समय समय पे अपडेट किया गया और 15 वर्ष से फिर कभी 10 वर्ष के लिए, कभी 20 वर्ष के लिए इसका जो भी एकाधिकार था उसको बढ़ाते चला गया। और एक टाइम आया कि भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार जो था बहुत ज़्यादा हो गया था। ये लोग आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? राजनीतिक हस्तक्षेप करना भारत के राजनीतिक में स्टार्ट कर दिया। और फिर क्या किया इन लोगों ने? आप लोगों को एक डेट हम याद दिलाते हैं, 23 जून 1757। इस डेट के बारे में आप लोग जानते होइएगा। ये डेट किसका है? तो ये डेट है प्लासी के युद्ध। क्योंकि इस टाइम में क्या हुआ था? राजनीतिक में ईस्ट इंडिया कंपनी जो था अपना वर्चस्व बढ़ा चुका था। और इन लोगों ने क्या किया? बंगाल का जो नवाब था, बंगाल के नवाब, और उस टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ था? एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था क्या? रॉबर्ट क्लाइव। और यहां जो था कौन था? सिराज उद दौला। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। के बीच में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? इस युद्ध में जो था सिराज उद दौला जो था मीर जाफर जो था इसका सेनापति था।
उसके विश्वासघात के कारण जो था रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। रॉबर्ट क्लाइव ने जीत हासिल किया और सिराजुद्दौला जो है उस टाइम में हार गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ये क्या थे, गवर्नर जनरल थे, और वहाँ पलासी पड़ता है कहाँ, बंगाल का एक क्षेत्र है जहाँ पलासी पड़ता है। तो उसी पलासी में ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर जो था सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसको क्या बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर को। और ये मीर जाफर को सिर्फ नाम मात्र का उसने क्या बनाया था, नवाब बनाया था, क्योंकि उसका जितना भी निर्णय था वो कौन लेता था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी। और इसको सिर्फ नाम मात्र का नवाब बना दिया। फिर इसके बाद पलासी के युद्ध के बाद एक निर्णायक युद्ध हुआ था जो भारत के इतिहास में उथल पुथल मचा दिया। और वो युद्ध क्या था, युद्ध था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। 1764 का जो युद्ध हुआ था बक्सर के युद्ध, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, हेक्टर मुनरो था। और यहाँ पे हम बात करें तो भारत की अगर हम कहें तो संयुक्त सेना, इसको संयुक्त सेना हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं कि संयुक्त सेना इसको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें 3 सेना था। एक था मुगल के उस टाइम में जो शासक था वो शाह आलम द्वितीय था। एक था अवध का नवाब जो था शुजा-उद-दौला। और तीसरा की बात करें तो वो एक था बंगाल का नवाब था मीर कासिम। क्योंकि इन तीनों सेनाओं को हेक्टर मुनरो का जो सेना था वो बुरी तरह से यहाँ पे पराजित कर दिया। और फिर एक बार क्या हुआ, तो बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जीत के बाद इसका परिणाम क्या निकला, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ। इलाहाबाद की संधि हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ कि बंगाल में इसी इलाहाबाद के संधि से क्या हुआ था, बंगाल में द्वैत शासन का प्रचलन हो गया, मतलब द्वैत शासन लागू कर दिया गया। और इस द्वैत शासन में हुआ क्या था, द्वैत शासन का मतलब क्या होता है, तो द्वैत शासन का मतलब है 2 लोगों का शासन। उसमें क्या हुआ था कि इसमें 2 तरह का शासन चलाया गया। एक था दीवानी और दूसरा था निजामत। द्वैत शासन में हुआ क्या था, एक था दीवानी और दूसरा था निजामत। दीवानी अधिकार जो था प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, तो इसको अंग्रेजों ने क्या किया, अपने पास रखा। और निजामत जो था वो बंगाल के नवाब के पास छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ की जनता कोई भी सवाल करे तो वो बंगाल की नवाब से करे। और जितना भी पैसा रुपया होता था वो सब के सब, मतलब वहाँ का कर उछलना सब कुछ कौन करता था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। अब यहीं से एक बात आता है कि मतलब बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या हुआ, राज्य हो गया। राज्य था बंगाल, उड़ीसा और बिहार, जो अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। और दूसरा क्या हुआ, अगर राज्य है तो वहाँ क्या होगी, जनसंख्या भी होगी।
जनसंख्या राज्य है तो वहाँ जनसंख्या भी होगी, और जनसंख्या था वहाँ क्या हुआ, सरकार भी बनाया गया, सरकार भी था, और उसके पास क्या था, संप्रभुता भी था। तो राज्य का जो डिफिनीशन था हम लोगों ने 4 तत्वों के आधार पर जो दिया था, वो कहाँ से कैसे कैसे दिए थे उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग को कुछ रटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम में क्या हुआ था कि अंग्रेज के पास क्या हुआ था, राज्य भी आ गया, उसके पास क्या आया, जनसंख्या भी हो गया, सरकार भी था। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि वहाँ बंगाल का जो नवाब था वो सरकार थी, तो वो किसके अधीन काम करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के, और निर्णय जो खुद ईस्ट इंडिया कंपनी ही लेती थी वहाँ का। तो उसके पास राज्य हो गया, संप्रभुता हो गया, सरकार हो गया और जनसंख्या हो गया। तो ये चारों चीज़ जब मिल जाता है तो वो एक क्या बन जाता है, राज्य बन जाता है। अगर आप उस राज्य को बनाते हैं, अगर आप किसी राज्य का शासन चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, बनाना होगा व्यवस्था। और व्यवस्था जब आप बनाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, नियम बनाना पड़ता है। आप लोग देखते जाइएगा, सब एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ है, क्योंकि हमने इतिहास में इसीलिए गए थे क्योंकि जान सके कि ये राज्य, जनसंख्या और सरकार और संप्रभुता जो था ये कैसे, और ये संविधान जो बना था ये कैसे बना था, तो उसके इतिहास के बारे में इसलिए हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये क्या था, राज्य और व्यवस्था। तो राज्य बन गया, उस व्यवस्था को चलाने के लिए क्या हुआ, नियम बनाया गया। और इस नियम को हम क्या कहते हैं, मौलिक नियम बोलते हैं, क्योंकि ये संविधान का नियम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मौलिक नियम। और जब इन्हीं मौलिक नियमों को हम एक जगह संग्रह कर देते हैं, समूह में रख देते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, संविधान। इसी को हम क्या बोलते हैं, संविधान। तो आप लोगों ने देखा कि संविधान जिसके विकास के बारे में हम बात करते हैं, तो वो संविधान कैसे कैसे आया। तो अब जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो संविधान के डेवलपमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे कि संविधान का जो डेवलपमेंट हुआ वो कैसे कैसे हुआ। और यहीं पे हम देखें कि भारत, क्योंकि अंग्रेजों के पास राज्य हो गया, तो राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए उसको नियम बनाना जरूरी था। और जो ये नियम बनता था, ये नियम बनाता कौन था, तो यहाँ पे एक आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती होगी नियम। ऐसा नहीं था, ये नियम जो था कौन बनाता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाती थी ये नियम। भारत के लिए कौन नियम बनाना शुरू कर दिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो हम लोग अगला जो टॉपिक होगा उसमें पढ़ेंगे कि 1773 के एक्ट से भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और उसके तहत फिर क्या हुआ था, भारत के संविधान का जो है वहीं से विकास स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों के पास राज्य था और राज्य के चलाने के लिए उसको नियम बनाना था। और जब उसी नियम को हम आगे जाके देखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा जो भारत में कौन कौन सा एक्ट आया और भारत के संविधान में उसका क्या योगदान है, इस सब के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।